तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सियासी संकट अब भी बरकरार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं। यहां उनकी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात है। आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव भी दिल्ली में मौजूद हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी सिंहदेव को ही राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि बघेल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए और सिंहदेव को अगले 2.5 साल तक राज्य की कमान संभालनी चाहिए। वहीं सीएम बघेल ने बताया कि उन्हें महासचिव केसी वेणुगोपाल का मैसेज मिला था। राहुल गांधी से उनकी मुलाकात है। इसके साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं और ये सभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी बताए जा रहे हैं। राज्य सरकार के 2 मंत्री और कुछ विधायक पहले से ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। इन विधायकों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात की। वहीं हाल ही में भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली में राहुल गांधी से मिले थे। इसके बाद उनकी मुलाकात महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी हुई थी। इस बैठक के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस के अंदर विवाद कुछ शांत हुआ है, लेकिन एक बार फिर से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। राहुल जी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सभी विधायक अपना मत छत्तीसगढ़ की स्थिति हमारे आला कमान के सामने रखने आए। सर, क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव जी, ये बताइए, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान तेज है? नो कमेंट्स। बाबा भी दिल्ली में हैं, आप लोग सभी पहुंचे हुए हैं। नो कमेंट्स, मैंने अपनी बात रख दी आप सामने। सर, सीएम साहब से आज मुलाकात होगी राहुल गांधी की, उन्होंने टाइम लिया हुआ है 4 बजे की। इस बारे में कोई जानकारी आप लोग मिलना चाहते हैं राहुल जी से? हम आला कमान के सामने अपनी बात रख रहे हैं। वहाँ से दिक्कत क्या है? रात भी मुलाकात आप लोगों की हुई, फिर आप लोग मिल रहे हैं, आखिर वहाँ चल क्या रहा है? देखिए ऐसा है, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग हमारे आला कमान के सामने अपने मत, अपनी बातें रखने के लिए आए, अपनी बातें करने के लिए आए। सर, भूपेश बघेल साहब आ रहे हैं, क्या कोई मुलाकात आपकी होने वाली? मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मिला नहीं है टाइम। बताया जा रहा है नेतृत्व में परिवर्तन होने वाला है और उनको बोला गया। कल महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी का सर बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और आज संभवतः राहुल गांधी जी से मुलाकात होगी। सरकार सुरक्षित है? सारे विधायक पहुंच गए? सरकार सुरक्षित है, 70 विधायक है, 3/4 से अधिक बहुमत है। संकट दिखाई दे रहा है और टीएस सिंहदेव और सीएम बघेल आपस में अब उनके बीच संघर्ष देखा जा रहा है। इसी बीच अब छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक एक बार फिर से कांग्रेसी विधायकों की कसरत देखी जा रही है। वही सीन जो इससे पहले राजस्थान में देखे गए थे, जो कर्नाटक में देखे गए थे, वही सीन एक बार फिर से दिल्ली में अब दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के ये तमाम विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं और इनको भूपेश बघेल का करीबी बताया जा रहा है। ये भूपेश बघेल के पक्ष में लॉबिंग करने के लिए जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है उससे मिलने के लिए आए हैं। ये पीएल पुनिया से मुलाकात करेंगे जो छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी हैं और इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से इनके मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो बात कही जा रही है, अब राहुल गांधी जो हैं वो टीएस सिंहदेव को बाकी के जो 2.5 साल का कार्यकाल बचा है उसमें छत्तीसगढ़ की कमान सौंपना चाह रहे हैं। हालांकि तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह जी लाइव जुड़ गए हैं। कुंवर सिंह जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अभी बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी जुड़ेंगे। कुंवर सिंह जी, जिस तरीके से ये सियासी संकट, एक बार फिर से वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो इससे पहले राजस्थान में देखी गई, जो मध्य प्रदेश में देखी गई, अब एक बार फिर से वही तस्वीरें, लगभग सिर्फ राज्य बदला है लेकिन विषय वही है कि आपस में खींचतान और फिर से राज्यों से दिल्ली दरबार तक का सफर। क्या कहेंगे आप? ये पार्टी का अंदरूनी और दुनिया में हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है। राजनीति के गलियारे में चर्चा ना हो तो राजनीति का मजा कहाँ? मैं तो कहना चाहता हूं कि बड़ा दल है, लोकतंत्र है, दल में लोग अपनी बात हाईकमान के पास रखने जा रहे हैं। बीजेपी की तरह फासिस्टवादी विचारधारा थोड़ी है
ऊपर से लाद दिया। उत्तराखंड में 3 सीएम बदल दिए और वो यही कहेंगे कि हम तो बिल्कुल लोकतंत्र में है। हमारी पार्टी लोकतंत्र पे आस्था रखती है और अपनी हाई कमान से मिलने पहुंच रहे हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 70 विधायक हैं तो अब कांग्रेस पार्टी मजबूत है, अपनी बात रखेंगे। 2.5 साल के विकास की बात रखेंगे हाई कमान के सामने कि 2.5 साल में भूपेश बघेल जी ने क्या क्या दिया, कहां किसको राहत दी, किसानों का क्या हुआ, जो वादे किए थे घोषणा पत्र में वचन पत्र निभा रहे हैं कि नहीं, वो सब बातें आएंगी। आपने बहुत ही सफाई के साथ ये कह दिया कि ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कुंवर सिंह जी, जब भी राजनीतिक क्योंकि मामला हो जाता है तो उसमें फिर व्यक्तिगत कुछ रह नहीं जाता, अंदरूनी कुछ रह नहीं जाता। जब तक पर्दे के पीछे आप करते रहे, बंद कमरे में करते रहे, तब तक ठीक है। लेकिन जब आपसी सिरफुटौबल जो है वो मीडिया कैमरों के सामने आने लगे, वो भर भर के जो आपकी ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वहां से विधायक छत्तीसगढ़ से और दिल्ली आने लगे, तब कुछ अंदरूनी बचता नहीं है। सब कुछ तो साफ दिखाई दे रहा है। बताया यह जा रहा है कि राहुल गांधी जी जो हैं वो अब टीएस सिंहदेव को बाकी का जो 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है वो अब छत्तीसगढ़ की कमान उनको सौंपना चाहते हैं। वन जी, आपको कहां से पता चला, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आपने जो कहा कि सरफुतौल है, कांग्रेस पार्टी का कोई अल्पमत की सरकार नहीं है, ना वहां विधायकों में कोई रसाकसी है। अगर हाई कमान के सामने बात रखने जा रहे हैं, अगर उनको लगता हाई कमान को कि बदलना चाहिए तो ये उनका अंतिम निर्णय होगा। बहरहाल मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी में लोकतंत्र है, इसलिए एक दूसरे की बात तो रख सकते हैं। कोई थोपा थापी नहीं होगी, कोई खींचतान नहीं होगी। और 2.5 साल में जो वचन पत्र में निभाया था, वचन पत्र राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ जाके कहे थे हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किया। उन्होंने कहा हम धान का 2500 रुपया एमएसपी करेंगे, तो उन्होंने किया। उन्होंने कहा था जो आवारा जानवर घूम रहे हैं उनके लिए हम योजना बनाएंगे, तो उन्होंने योजना बनाई। और ढेर सारी योजनाएं हैं। क्रियान्वयन कैसे चल रहा है छत्तीसगढ़ में, आगे 2.5 साल में कैसे काम करें कि फिर से सरकार बने, वो विचार विमर्श भी है। ठीक है, तो इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है खेमचंद शर्मा जी, आप थोड़ा देरी से जुड़ पाए। ये कह रहे थे कि उत्तराखंड में आपके यहाँ 3 सीएम बदल गए और हमारे यहाँ तो बिल्कुल अभी आंतरिक लोकतंत्र है और पार्टी का अंदरूनी मामला है। देखिए कैसा लोकतंत्र है हम सभी जानते हैं। पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में एक व्यक्ति को ये अध्यक्ष बनाते हैं, उनके जो सलाहकार हैं वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं है, और उन सलाहकारों पे आज तक कार्रवाई नहीं होती। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान पे आपको अनाप शनाप नहीं बोलना, पाकिस्तान पे आपको कमेंट नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान पे आप कमेंट करोगे तो पंजाब का इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। कैसे देशद्रोहियों के अपनी पार्टी में रखते हैं और उसकी साइड लेते हैं। और दूसरी तरफ जो एक नेशनलिस्ट सीएम है, और हम सभी जानते हैं कि चाहे उनकी परफॉर्मेंस कितनी भी खराब या बढ़िया पंजाब में रही हो, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि पंजाब की जो ओवरऑल सरकार का परफॉर्मेंस है खराब है, लेकिन उनका जो राष्ट्रवादी जो उनका विचार है उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। उन सीएम को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, किसके लिए? ऐसे व्यक्ति के लिए जो लगातार पाकिस्तान का पक्ष लेता है। उनके सलाहकार जम्मू कश्मीर को भी भारत का अभिन्न अंग नहीं मानते। ये दिखाता है किस तरीके का लोकतंत्र इनकी पार्टी में है। वैसे ही राजस्थान में आप देखेंगे जिस व्यक्ति के नेतृत्व में वहां पे पार्टी जीतती है और सरकार में आती है, उसी को ये धरातल पे ले जाते हैं, उन्हीं को ये हाशिए पे ले जाते हैं और लगातार जिस व्यक्ति का कोई रोल नहीं था उसको चीफ मिनिस्टर बना के रखते हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने पहले बोला था कि हम 2.5 साल का सीएम रखेंगे, 2.5 साल तक बघेल साहब है, 2.5 साल के बाद दूसरा सीएम रखेंगे, और वो बात लगातार प्रदेश में चल रही थी, अभी से नहीं है। अब उस पे वो जब 2.5 साल हो गया है तो अब क्योंकि इनको दरबारी बैठाया हुआ है और दरबारी का ही हमेशा साथ देते हैं, कोई भी हो, उचित व्यक्ति का या वायदे का या फिर जो इन्होंने प्रॉमिस किया है उसका कोई भी मूल्य नहीं रह जाता। हाँ, अगर वो दरबारी है, अगर वो गांधी परिवार का लघु है तो इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा लोकतंत्र तो किसी भी पार्टी के लिए लाभदायी नहीं है, किसी भी देश के लिए भी लाभदायी नहीं है, किसी समाज के लिए भी लाभदायी नहीं, और इसको हम लोकतंत्र कह ही नहीं सकते। ये तो लोकतंत्र की परिभाषा में दूर दूर तक नहीं आता। ये राजतंत्र की परिभाषा में आता है कि एक परिवार के मेवा मंडन करने वाले व्यक्ति को आप मठाधीश बना देते हो, बाकी जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता है, आप उनको इग्नोर करते हो। और हम सभी देख रहे हैं इस समय जो कांग्रेस का जो पतन हो रहा है या कांग्रेस में जो चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को बचाने की लड़ाई है। एक परिवार के साथ जो खड़ा है उसके साथ वो परिवार खड़ा है, बाकी लोगों को ये तेजी से काटने का, बाहर निकालने का और बदनाम करने का, बेइज्जत करने का काम ये लोग कर रहे हैं और ये सभी को दिख रहा है। ठीक है,
खेमचंद शर्मा जी, आपने उन पर तमाम आरोप लगाए, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है। असम में आपने तो कांग्रेस पार्टी से आए हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, कम से कम उनकी अपनी पार्टी के 2 लोग लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं, जो हमारी पार्टी में आए ऐसा तो नहीं, एक दिन पहले आए हमारी पार्टी में आए, उन्होंने एज अ मंत्री बहुत अच्छा काम किया, पार्टी के लिए उन्हें लगातार काम किया, पूरे नॉर्थ ईस्ट में पार्टी का विकास किया, प्रचार प्रसार किया। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और हमारे आदरणीय जो असम के मुख्यमंत्री थे उनको, सोनोवाल जी को अभी केंद्र सरकार में आके केंद्रीय मंत्री बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को एकदम से इग्नोर कर दिया जाता है या किसी भी कार्यकर्ता को एकदम से प्रमोट कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पे जो लगातार वर्किंग है, उनका जो पोटेंशियल है, उनकी जो कमिटमेंट है, उसको देख के उसके आधार पे काम किया जाता है। हमारी पार्टी से कैसे तुलना कर सकते हैं, आसाम से कैसे तुलना कर सकते हैं? राजस्थान में जो हो रहा है, क्या ये आसाम से तुलना कर सकते हैं? जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, आप आसाम लोग से मैनेज तुलना अच्छा कर कर सकते लेते हैं खेमचंद जी, जो आपके पंजाब यहाँ में भी हो रहा है फुटबॉल तो होती है, लेकिन आप लोग मैनेज अच्छा कर लेते हैं। इसके लिए देखिए, विपक्षी भी आपकी तारीफ करते होंगे दबी जुबान में। देखिए, डेमोक्रेसी में डिसेंट हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में आपकी अगर समुचित सोच होगी, जो कांग्रेस में समुचित सोच है कि जो दरबारी है उसी को बचाया जाएगा, बाकी उचित कार्यकर्ता को नहीं बचाया जाएगा, उचित नेता को नहीं बचाया जाएगा। उचित नेता अगर कोई बात कर रहा है देश के हित के लिए, पार्टी के हित के लिए, तो उसको बेइज्जत किया जाएगा। ये परिपाटी चल रही है, चाहे वो सीनियर लीडर हों, चाहे वो प्रदेशों में लीडर हों, सबके साथ वही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अगर वो गांधी परिवार के फेवर में बात नहीं कर रहा है तो उनको बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है खेमचंद जी, मुझे लगता है शायद जो आपको अच्छे और राष्ट्रवादी वही लगते हैं जो गांधी परिवार के ऊपर उंगली उठा रहे हों। खैर, आते हैं आपके पास, दूसरे राउंड में आपसे सवाल जवाब करेंगे इस बारे में। कुंवर सिंह जी, भाई इनके यहाँ तो इन्होंने बताया कि हमने तो केंद्रीय मंत्री बना दिया। अब आपकी तो केंद्र में भी सरकार नहीं है, अगर आप सिंहदेव को वहां पर सीएम की कुर्सी सौंपते हैं तो भूपेश बघेल को क्या जिम्मेदारी सौंपेंगे? देखिए, शर्मा जी ने एक बात कही कि सिद्धू जी के सलाहकारों ने देशद्रोही बयान दिए। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि जो भारत का है वो यदि भारत विरोधी बात करे तो तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए। सिद्धू जी के सलाहकार को पार्टी से हटा दिया गया है, इस्तीफा ले लिया गया है। दूसरी बात, यदि भारत खेमचंद जी, आपके पास शायद अभी जानकारी नहीं पहुंची है। माली जो उनके सलाहकार थे माली जी, उनको हटा दिया गया है पार्टी से और उनको हटा दिया गया। दूसरी बात जी, भाई साहब ने कहा लोकतंत्र ऐसा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का कौन सा काम देखकर आपने केंद्र में मंत्री बना दी? सर्बानंद सोनोवाल को आपने केंद्र में मंत्री बना दिया, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा 6 महीना पहले भी नहीं आए थे तो उनको आपने कह दिया कि बड़ा बड़ा उन्होंने प्रचार कर लिया। आपके कर्नाटक में येदुरप्पा और रेड्डी बंधुओं को कोई नहीं भूल सकता है। रेड्डी बंधु एक ही परिवार के 3 लोग मंत्री थे, खनन माफिया थे, और येदुरप्पा सरकार में खुद येदुरप्पा और उनके मंत्री विधानसभा के अंदर कौन सी मूवी देखते हुए पकड़े गए थे वो सबको पता है। दूसरी बात, आपने कहा कि लोकतंत्र में ही सारी बातें सामने आती है। आपके यहाँ 3 मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, और बाबुल सुप्रियो का क्या हुआ? केंद्र में मंत्री थे, आपने उनको क्या कह के हटा दिया? रविशंकर प्रसाद और ऐसे कितने 10-12 मंत्री हैं जिनको आपने हटा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये है कि आपके साथ देश की कुछ मीडिया है जो सिर्फ दिखाना चाहती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी रहेंगे, कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिया है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो काम किया है उसका कोई जवाब विपक्षियों के पास भी नहीं है। और सीएम भूपेश बघेल ने किसानों का कर्जा माफ करके धान का 2500 रुपया मूल्य देकर जो किसानों के लिए काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी सोच नहीं सकती। उसी के बदले देखिए, उमा भारती जी ने मध्य प्रदेश में उमा भारती के दम पर सरकार आई थी। क्यों आप उमा भारती को तेल में मक्खी की तरह फेंक दिए? दोबारा उनको नसीब नहीं हुआ। फिर बाबूलाल गौर जी आए और फिर शिवराज जी आए, और शिवराज के मंत्रियों का बयान तो आप भी देख रहे होंगे। आज तक भाजपा की किसी सरकार ने, बता दीजिए, किसानों का कर्जा एक ढेला माफ किया हो तो देखिए, यहाँ तो लोकतंत्र और चाहता हूं कि देश के अंदर यदि
कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो वही जनता की सेवा करेगी। भाजपा के लोग सिर्फ मुंह चलाते हैं और मुंह से देश नहीं चलता, काम करना पड़ता। लेकिन कुंवर सिंह जी, आपने तमाम इनके ऊपर आरोप लगाए, जिन जिन राज्यों का जिक्र किया आपने, हर जगह आपकी सिर फुटबॉल चल रही है। आपने कर्नाटक का जिक्र किया, डीके शिव कुमार, और वहां पर आपके जो पूर्व सीएम है सिद्धारमैया, उनके बीच में जो कुछ चल रहा है वहां पर भी क्लैश है। राजस्थान में क्लैश है, पता नहीं कब सचिन पायलट जी बीजेपी का दामन थाम लें, है ना। देखिए क्लैश, या मध्य प्रदेश में क्लैश कम है क्या? कैलाश विजयवर्गीय को देख लीजिए, यहाँ सब फुटबॉल नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिन्हा जी को उठा के राज्यपाल बना दिए, वहाँ मौर्य जी और त्रिपाठी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, इनका जवाब तो इनसे ले लेंगे कुंवर सिंह जी। लेकिन आज तो सवालों के कटघरे में आप खड़े हैं। जब जिस समय कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उस समय सबसे पहले संपूर्ण लॉकडाउन लगाने में छत्तीसगढ़ अगुवा बना था, सबसे पहले लगाया गया था। आप जब तीसरी लहर की बात की जा रही है, उस समय एक हफ्ते में दो बार भूपेश बघेल जी दिल्ली आकर जो है जो आपके केंद्रीय नेतृत्व है उसके दरबार में जो है वहां सलामी दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भाई हाँ देखिए किस तरीके से आपस में, क्योंकि आपके यहाँ तो एक विधायक ने आरोप ये लगा दिया कि टीएस सिंहदेव जी मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराना चाहते हैं। इस तरीके का कोई अभी बीजेपी से आया नहीं कोई आरोप। अरे मैं देखिए पवन जी, विधायक ने आरोप लगाया तो यदि उसके ऊपर हुआ होगा तो उसने कार्यवाही करी होगी, पुलिस है। और रही बात विधायकों की, तो आपने कोरोना महामारी का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के ढेर विधायकों के लेटर पैड रखे हैं कि हमारे परिवार के सदस्यों की जांच कि कुछ जो सत्य है। हम देखिए, हमारे यहाँ हमने पहले भी कहा लोकतंत्र है, हम चाहते हैं कि जो भी बात हो दुनिया के सामने हो। छत्तीसगढ़ के मामले में विधायक आए हैं, वो अपनी 2.5 साल की, ठीक है कुंवर सिंह जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत लग रही है, उसको ठीक कराते हैं, फिर आपके पास वापस लौटते हैं। खेमचंद शर्मा जी, ये कोई राजनीतिक एक तरीके से सेलिब्रेशन का टाइम है या फिर ये कोई हर्ष का विषय है कि बार बार मुख्यमंत्री बदल दिए जाएं? अगर इनके यहाँ पर बदलाव की प्रक्रिया अभी पाइपलाइन में है, हो सकता है कि टीएस सिंहदेव जी को बना दिया जाए, सूत्र यही कह रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ पर भी उत्तराखंड में 3 बार बदले गए, ये कोई बहुत गौरव की बात है कि बार बार मुख्यमंत्री बदले जाए? देखिए, ना ही ये कोई गौरव की बात है और ना ही ये क्या है, इनका इंटरनल मैटर है। मैं उस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन बोलना किस पे चाहता हूँ कि इन्होंने जो लोकतंत्र का खात्मा कांग्रेस में किया है, जो लोकतंत्र एक पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए था, उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। अगर ये नेचुरल प्रक्रिया में है, हमारे यहाँ पे अभी हमने जो मुख्यमंत्री बदले क्योंकि वहाँ पे संवैधानिक संकट था, अभी चुनाव हो नहीं सकते थे, और चुनाव इस समय जब नहीं हो सकते थे तो 6 महीने के बीच में अगर चुनाव नहीं होते तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो वो संवैधानिक संकट खड़ा ना हो, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे मुख्यमंत्री चेंज किए और नए मुख्यमंत्री वहाँ पे किए। ऐसा कोई संवैधानिक संकट आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ में तो है नहीं, ऐसा कोई संवैधानिक संकट राजस्थान में तो है नहीं, ऐसा कोई संवैधानिक संकट पंजाब में तो है नहीं। वहाँ पे जो चल रहा है वो पूर्ण रूप से दरबारी वर्सेस जो वहाँ पे जो दूसरे नेता है उनकी लड़ाई चल रही है। पंजाब में सिद्धू जी दरबारी है, उनके जो हफ्ते से ज्यादा बयान को निकल जाता है। आज अगर उन्होंने इस्तीफा लिया भी है तो सिद्धू पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो सिद्धू के अपॉइंटीज हैं, सब सिद्धू के वो सलाहकार हैं, सिद्धू के वो फैन हैं, सिद्धू के वो सपोर्टर हैं, और सिद्धू पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और किसको ह्यूमिलेट कर रहे हो आप? वहाँ पे एक नेशनल सीएम को वहाँ पे ह्यूमिलेट कर रहे हो। वैसे ही आप मतलब कोई भी राज्य में देखिए, अभी देखिए ये क्या कहते हैं कि सिंधिया जी को आपने क्या काम देके अपनी पार्टी में लिया। जिस सिंधिया परिवार ने वर्षों तक कांग्रेस की सेवा करी, उनके पिताजी ने सेवा करी, उन्होंने सेवा करी, और राहुल गांधी उनको अपना राइट हैंड मानते थे, आज उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन को दिखाई नहीं देता। दूसरा, ये हमारे अभी हेमंत सरना जी के बारे में कहते हैं 6 महीने पहले, अरे भैया वो हमारा जो लास्ट टाइम इलेक्शन का चुनाव हुआ था उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, पूरी टर्म में वो मंत्री रहे हैं, 5 साल उन्होंने सेवा दी है, पार्टी के लिए उन्होंने कार्य किया है, घूम घूम के वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में पार्टी के लिए काम किया। 6 महीने पहले नहीं आए वो, उन्होंने एक पूरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के साथ बिताया है। उससे पहले और जो पहला चुनाव हुआ था उसमें भी उन्होंने जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया था, इस चुनाव में भी उन्होंने जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है। विवादास्पद फैसले भी आए थे और आपको वो सूट किए थे।
विवादात्मक फैसले आप अपनी ओर से कह सकते हो, लेकिन जो जनता की जो चाहत है, जो वहाँ की जनता की चाहत है, उसके अनुसार उन्होंने फैसले लिए थे। और ये कह देना कि 6 महीने पहले आए और आपने शामिल करके उनको मुख्यमंत्री बना दिया, ऐसा हमारी पार्टी में नहीं होता है। हमारी पार्टी में सारी चीजों को विचार करके जो रीति नीति के हिसाब से चलता है, जो देश और प्रदेश के लिए अच्छा होता है, उसी को जिम्मेदारी दी जाती है। और जिम्मेदारी हमारे यहाँ पे कोई परमानेंट भी नहीं होती, और हमारे यहाँ पे कोई जिम्मेदारी में ये भी नहीं होता कि भाई हमारा कोई पर्टिकुलर दरबारी है या एक परिवार की जो प्रशंसा कर रहा है उसी को जिम्मेदारी दी जाएगी, भाई बाकी किसी को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। ऐसा यहाँ पे नहीं होता। और यहाँ पे जो व्यक्ति स्किलफुल है, काम कर उसी को जिम्मेदारी दी जाती है। और आपने देखा भी है कि नॉन पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड के लोग हैं उनको भी मंत्रिमंडल में, केंद्र में भी लाया गया है, और उनको वो टारगेटेड टास्क दिए गए हैं ताकि जो देश हित के जो काम है, उनकी जो एक्सरसाइज है उसका उपयोग किया जाए। ऐसा नहीं है कि हर चीज में हम लोग पॉलिटिक्स देखते हैं, बट कांग्रेस का हाल जो खराब हो रहा है उसके पीछे एक आप देखेंगे हिस्टोरिकल एक चीज है, वो है एक परिवार को बचाने की लड़ाई। उस परिवार के साथ जो खड़ा है वो अच्छा है, जो नहीं खड़ा वो बुरा है, और उसको खत्म करने में ये पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए इस पार्टी का धरातल जो लगातार धरातल की ये पार्टी बढ़ती जा रही है। खेमचंद जी, जैसा मैंने आपको पहले राउंड में कहा था कि आप लोग मैनेज बहुत अच्छा तरीके से कर लेते हैं। खबरें तो आपके बारे में भी ऐसी आई थी, अरविंद शर्मा को रातों रात एकदम से आनंद फानंद में शामिल कराया गया, और उसके बाद उनको मंत्रिमंडल में वो भी कैबिनेट मिनिस्टर, सुना तो ये भी जा रहा था कि डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। उसके बाद योगी जी को दिल्ली बुला के ये तक पेशकश कर दी गई थी कि आप इनको शामिल करिए, और योगी जी ने भी कह दिया था कि आप फिर हमारा इस्तीफा ले लीजिए। बातें तो ये भी रही, और आप ही लोग बताते हैं। अगर आप पूछेंगे कि कहां से जानकारी मिलती है तो आप ही लोगों से जानकारी मिलती है। फर्क है, आप जो कह रहे हैं ये सब तथाकथित बातें हैं, ये सच नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस की बातें हैं वो तो सामने आ रही हैं। वहाँ पे जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व ने बोला था कि 2.5 साल में सीएम बदलेंगे। ये 2.5 साल में अलग सीएम रहेगा, अगले 2.5 साल में अलग सीएम रहेगा। ये कांग्रेस के नेतृत्व ने बोला है, कांग्रेस की लीडरशिप ने बोला है। तो इन दोनों चीज में बड़ा फर्क है ना। आप एक किसी की कई सुनी बातों को कह रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। हमारे किसी नेता ने अपने मुंह से नहीं बोला, ना सीएम ने बोला, किसी मंत्री ने बोला, ना एमएलए ने बोला, ना ही किसी हमारी पार्टी के पदाधिकारी ने बोला। जब वोट ही नहीं किया गया, उसके लिए तो मैंने पहले कह दिया आपको कि आप लोग मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं, आपकी चीजें बाहर नहीं आ पाती, इसलिए आप थोड़ा सा बच जाते हैं सवालों से। कुंवर सिंह जी, जब चुनाव हुआ था 15 साल के बाद आपकी वापसी हुई, तो बताया जा रहा है उस समय 4 दावेदार थे। भूपेश बघेल थे, दूसरे आपके यही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव थे, ताम्रध्वज साहू थे, और चरणदास जी थे। उसके बाद फॉर्मूला ये बनाया गया कि 2.5 साल भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ये दोनों रहेंगे। 17 जून को ये आपका टर्म इनका 2.5 साल का पूरा हो गया। अब उसके बाद से ये पूरा विवाद शुरू हो गया है। रामानुजगंज से आपकी कांग्रेस के विधायक हैं बृहस्पति सिंह, उन्होंने ये सदन में आरोप लगाया था कि उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, और क्योंकि वो टीएस सिंहदेव के दबदबा वाला वो इलाका था, और ये आरोप लगाया उन्होंने कि वो उनके ऊपर हत्या भी उनकी करा सकते हैं। ऐसे भयंकर आरोप के बाद अब ये जो सियासी संकट आ गया है आप कैसे कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत है, ये लोकतंत्र है? नहीं, देखिए आपने जो कहा है कि हमला हुआ था या जो भी है उस पर कानूनी कार्यवाही होगी। हमें सियासी संकट कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ में नहीं है। वहाँ हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, और वहाँ भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं। यदि किसी कारण से बदलाव होता है तो पार्टी मौका देती है, अच्छा काम करने वाले को मौका मिलता है। और भाई साहब कह रहे थे कि हम देखते हैं मध्य प्रदेश में गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट को 1 हफ्ता पहले भाजपा में गए और वहाँ मंत्री बना दिया गया था। तो जो कहते हैं कि हम सब साफ सुथरा है, हमारे यहाँ सब ठीक है, तो भैया आप गंगा जल रखे और डुबकी लगा के करोड़ों अजीत पवार को रातों रात उप मुख्यमंत्री बना दिया था, भूल गए क्या? वहाँ महाराष्ट्र में फिर क्या हुआ दुनिया ने देखा। तो आप जो ये कहते हो कि हम गंगा जल रखे हैं और हमारे पास आइए, मुकुल राय बंगाल में वहां पर आए, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, चुनाव लड़े और फिर इस्तीफा देके फिर टीएमसी में चले गए। तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ आपको सिर्फ कहना है और आपके पास
मीडिया के तथाकथित लोग हैं जो अब आप जो कहें, कहीं ना कांग्रेस की पंजाब की सरकार कुछ हो रही है, ना कैप्टन अमरिंदर सिंह है, अमरिंदर सिंधिया नहीं है। सिंधिया का तो खानदान ही है दगाबाजी का, अंग्रेजों के साथ किया था वही कर रहा है, वो तो करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे वाले। तो कांग्रेस पार्टी ने ये कह रहे थे क्या दिया, तो क्या नहीं दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने? खैर उस पर हम नहीं जाना चाहते। अभी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 2.5 साल के कार्य की जो समीक्षा है वो सुप्रीम अथॉरिटी यानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास हो रहा, तो होने दीजिए भाई, क्यों किसी के पेट में दर्द हो रहा? आपने येदियुरप्पा को बदला, हमने कहीं कहा क्या? आपने त्रिवेणी सिंह रावत और हरेंद्र इनको बना दिया धामी को, हम कुछ कह रहे हैं क्या? ये हमारे पार्टी का मामला है। हाँ, अभी कुछ लोग जरूर कह रहे हैं कि यदि अमित शाह जी का काम होगा तो उनकी पैनी नजर है, तो अब पैनी नजर चलने वाली नहीं है। गृह मंत्री जी असम और मिजोरम का मुद्दा सुलझाएं, जहां 2 स्टेट इन्हीं की सरकार में आग लगी हुई है। कल 5 ट्रक वालों को जला दिया गया, तो जो देश के अंदरूनी मामला उनको न झोंके आग में, और देश की सरकार ने जो कहा था वो वादे पूरा करें, हम अपना करेंगे। ठीक है, जो चीज मैंने इनसे पूछी थी खेमचंद जी से, कुंवर सिंह जी आपसे ही वही पूछ रहा हूं। आप भी कह रहे हैं कि हाँ, अगर कोई आपस में मतभेद होंगे तो दूसरा बना दिया जाएगा। ये कोई गर्व का विषय है कि दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया जाए? भाई, संविधान में अगर एक व्यवस्था बनाई गई कि 5 साल तक का कार्यकाल रहेगा, सीएम को समझने में एक पूरा, आप 15 साल के बाद सत्ता में लौटे हो, वहां पर आपको चीजें समझने में भी बहुत दिक्कत होगी, बहुत समय लग जाएगा, और जब तक कोई व्यक्ति वहां पर तमाम बुनियादी चीजों को समझ पाएगा, आप उसको बदल देंगे, नया बंदा आएगा, वो नई चीजें समझेगा और समय लेगा। ऐसे में नुकसान तो पब्लिक का हुआ ना सर। पवन जी, पार्टी की नीति और नीयत एक है, मुख्यमंत्री कोई भी हो। पार्टी ने अपना घोषणा पत्र, वचन पत्र कहा था हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, किया। धान का 2500 रेट किया। वहां जो जानवर घूमते हैं उनके लिए इन्होंने गोबर खरीदने का काम किया, और ढेर ऐसे काम मैं गिना सकता हूं। कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र था, उसमें राहुल गांधी जी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके द्वारा बनाया गया वचन पत्र होता है, ना कि टीएस सिंहदेव या भूपेश बघेल जी द्वारा। पार्टी का अपना वचन पत्र है, कोई भी प्रतिनिधि हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे अभी ऐसी स्थिति नहीं है, मीडिया का उपजा हुआ जो शगुफा है, इस पर कोई तथ्य नहीं। सीएम भी भूपेश बघेल हैं, भूपेश बघेल रहेंगे। कुंवर सिंह जी, मीडिया बहुत आसान टारगेट बन गई है आजकल, जिसको देखो बस मीडिया को लपेट देता है। खैर, हम आपकी सब चीज़ों को ही दुनिया के सामने रखते हैं, समाज के सामने रखते हैं। आपके अपने गिले शिकवे हैं, जायज़ हैं, सराखों पर हैं। खेमचंद शर्मा जी, पब्लिक तो खैर देख ही रही है कि हम कितने निष्पक्ष हैं या कितने विपक्ष में खड़े हैं। खेमचंद शर्मा जी, जो विषय अभी चल रहा था, ये भी कह रहे थे कि आपके यहाँ भी तमाम राज्यों के अभी इन्होंने उदाहरण दिए कि वहाँ पर आपके बीच में भी सत्ता संघर्ष चल रहा है। किस तरीके से देखेंगे? कर्नाटक का जिक्र किया, येदियुरप्पा जी को हटा दिया गया वहाँ से। देखिए, शायद इनको पता नहीं, येदियुरप्पा जी ने ही जो नए सीएम है उनका नाम प्रपोज किया, और येदियुरप्पा जी कंधे से कंधा मिला के नई सरकार के साथ काम कर रहे हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं मेंटर के तौर पे, और नए सीएम भी उनको मेंटर के तौर पे मानते हैं। इनके यहाँ पे क्या चल रहा है वो हम जो मैंने आपको एक लाइन बताई थी, गांधी परिवार के जो साथ है वो अच्छा है, जो साथ नहीं है वो बेकार है, और उनके साथ जो वायदे किए उनको ये भूल जाते हैं, उनको निभाने की इनको कोई जरूरत नहीं पड़ती। अभी देखिए, ये सिंधिया परिवार के बारे में क्या कर रहे हैं, वो हमेशा से धोखेबाज रहे हैं, कभी देश प्रेमी नहीं रहे। अगर वो धोखेबाज रहे हैं तो राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने उनको साथ में क्यों लिया? इसका मतलब वो धोखेबाजों को साथ में लेके उन्होंने राज किया। इसका मतलब गांधी परिवार ने धोखेबाजों को साथ में लेके राज किया। सिर्फ एक परिवार तो होगा नहीं, इसका मतलब बहुत सारे धोखेबाजों को लेके गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने राज किया। आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हो, आप उसके लिए माफी मांगो। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो तब धोखेबाज नहीं थे और जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो तब वो धोखेबाज हो गए। वो राहुल गांधी के राइट हैंड होते हैं तो अच्छे रहते हैं, वो आपके मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, अच्छे रहते हैं, राजीव गांधी जी के मंत्रिमंडल में शामिल रहते हैं, अच्छे रहते हैं, पीवी नरसिम्हा राव जी के मंत्रिमंडल में शामिल रहते हैं तो अच्छे रहते हैं। वो परिवार आपके साथ खड़ा है, मध्य प्रदेश में आपके लिए सीट जिताता है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन जैसे ही वो आपकी पार्टी से चला गया वो देशद्रोही हो गया। अरे, कांग्रेस की स्थापना भी अंग्रेजों ने करी, और वो भी इसलिए कही थी कि जो ब्रिटिश राज्य है उसके अकॉर्डिंग उनकी सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई, और अंग्रेजों ने करी। वो स्थापना किसी देशी ने नहीं करी, और उसकी
जो भाव था या उनका जो कंसेप्ट था, ये नहीं था कि वहां पे आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी या कांग्रेस आजादी के लिए लड़ाई लड़ेगी। धीरे धीरे कांग्रेस में भी इवॉल्वमेंट हुआ, नई चीजें ऐड हुई, और हम सब जानते हैं कि जब सुभाष चंद्र जी वहां पे अध्यक्ष बने तो किस तरीके से उनको हटा के, किस तरीके से उनसे इस्तीफा लेके पंडित नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। आप अपनी हिस्ट्री को खंगाले तो आपको पता चल जाएगा, जब हम किसी परिवार पे, किसी नेता पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो पहले अपने गिरेबान में झांक लें। इस तरीके की गंदी सोच दिखाती है कि हम लोग एक जो हमारा जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं एक दूसरे के प्रति, हम वो जो हमें नहीं भूलने चाहिए, कांग्रेस उनको भी भुला देती है। तो कोई भी नेता जो आज कांग्रेस में है उसको भी चिंता होगी कि अगर वो कल डिसेंट व्यू लेता है तो इसी तरीके की अभद्र टीका टिप्पणी कांग्रेस वाले उन पे करने वाले हैं। ये दिखाता है। वापस लौटेंगे तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबरनामा में। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में सियासी संकट चल रहा है। वहां पर भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है और दोनों ही नेता अब केंद्रीय नेतृत्व के पास दिल्ली में आ गए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस से हमारे साथ कुंवर सिंह जी हैं और बीजेपी से खेमचंद शर्मा जी हैं। ब्रेक के बाद आप दोनों का बहुत स्वागत है। कुंवर सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था, भाई ने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की बात छेड़ी। हम इनसे पूछना चाहते हैं, जो आज सीना कूट रहे हैं, इनमें एक भी आदमी बता दे कि नाखून कटाया हो भारत की आजादी में। 50 साल आरएसएस वालों ने झंडा नहीं फहराया। वीर सावरकर अंग्रेजों से पैसा लेते थे, ये मत भूलिए। और आपके इन आरएसएस के नेताओं का ना कहीं पंजीयन है, ना रजिस्ट्रेशन है, ना सदस्यता होती और ना ही इनका ऑडिट होता। फिर भी देश की सरकार ने जनता के पैसे में मोहन भागवत जी को जेड सुरक्षा क्यों दी है, ये बताइए। दूसरी बात, नाखून आपने आज तक कटाया नहीं और शहीद का दर्जा लेना चाहते। हमारे दो प्रधानमंत्रियों ने इस देश के लिए और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने खून का एक एक बूंद सींचा है। आप बता दीजिए एक भी आरएसएस का आदमी, जो आरएसएस तो दलाली करती रही है और उसी से ये पार्टी बनी है। इसलिए आप हमको मत बताइए कि खेमचंद जी आते हैं आपके पास। आते हैं आपके पास। इनको अभद्र भाषा उपयोग करने से ये मत बताइए कि आप कितना देश के लिए मर रहे हैं और आपने क्या किया। पूरी तरीके से दलाली करते हैं। आते हैं खेमचंद जी। नरेंद्र मोदी जी चिल्लाते थे, पवन जी 2 मिनट का टाइम हो तो मैं याद दिला दूं, इनको शायद भूल गया होगा। नरेंद्र मोदी जी कहते थे, बात शुरू हुई थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की, कहां गई भारत? बात शुरू हुई थी एक के बदले 10 सर लाने की, क्या हुआ? बात शुरू हुई थी बुलेट ट्रेन चलाने की, क्या हुआ? बात शुरू हुई थी 56 इंच के सीना और लाल आंख करने की, क्या हुआ? बात शुरू हुई थी किसानों की आय दोगुनी करने की और कर्जा माफ करने की, क्या हुआ? कहां चली गई? कहां चली गई वो 100 दिन में काले धन की बात? और पिछले 4 वर्षों से ये देश के लोग झेल रहे हैं मन की बात। बहुत दिन रोना हो गया 60 सालों का। अब आपके दादाजी या आपके पूर्वजों की संपत्ति नहीं, जनता के गाढ़ी कमाई की संपत्ति नरेंद्र मोदी सरकार बेच रही है। और मैं कहना चाहता हूं, देश आपके कहे के अनुसार आज भी इंतजार कर रहा है कि झोला उठाकर कब चलेंगे। अभी भी कुछ अंधभक्त और कुछ पूरी कविता पढ़ दी इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी के अच्छे दिन कब आएंगे। ठीक है, जो लिख के लाए थे हो गया पूरा। अब ये भी बता दीजिएगा कि जिन पर आप दलाली के आरोप लगा रहे थे, आपके उन्हीं प्यारे नेहरू जी ने उनको लाल किले पर परेड में क्यों शामिल करवाया था? फिर दलालों को कोई परेड में शामिल करवाता है? देखिए, माफीनामा वीर सावरकर जी लिखा करते। परेड में शामिल क्यों करवाया? कौन से दलाल को कोई देश का प्रधानमंत्री परेड में शामिल करवाता है लाल किले पर? परेड में शामिल भी कराया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री भी बनाया। हम चाहते हैं कि देश में जब आजादी मिल गई तो जो कर्म आपने किए हैं, अब भारत का निर्माण जो हो वो अच्छा निर्माण हो। चलिए ठीक है, वाला भारत ठीक है, ये आपकी दरियादिली रही। एक सवाल का और जवाब दीजिए। नेहरू जी के अलावा किसी और एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम बता दीजिए जिसको जेल में किताब लिखने की सुविधा हासिल हुई हो। लाल बहादुर शास्त्री भूल गए आप? महात्मा गांधी भूल गए आप?
दलाली तो आपके अनुसार ये लोग कर रहे थे, तो इनको किसी को एक किताब इन लोगों को भी लिखवाने की कोई परमिशन मिल जाती है तो इधर से? अपनी मर्जी है, जेल में आप भी लिख सकते हैं, पढ़े लिखे होंगे। यदि पवन जी पढ़ा लिखा आदमी जेल जाएगा तो उसको सुविधा मिलती है। ठीक है, ये तो चलिए आज भी ठीक जेल के है। खेमचंद शर्मा जी, आपकी तरफ से तो कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था, तो कहां से आप लोग वहां पर किताब लिख पाते? आपको तो काला पानी मिलना ही था। के तरीके से नाटक नौटंकी करके और ऐसो आराम के साथ थाने में रखा जाता था, उसकी तुलना अगर आप 20 सावरकर जी के काला पानी और जो बोरी होती है, टाक की बोरी, उसका कपड़ा पहन के, और कितना ह्यूमिड वहां पे एटमॉस्फेयर है, किस तरीके की कोठरी में आज कोई भी व्यक्ति जाएगा तो वो उसको विजुलाइज कर सकता है कैसी कंडीशंस में। और उन्होंने नाखूनों से वहां पे अपना लेखनी लिखा, क्योंकि किताब तो दूर, उनको कागज पेन तक नहीं दिया जाता था, अखबार तक नहीं दिए जाते थे, उनको अमानवीय सिचुएशन में रखा जाता था। उसको तुलना पंडित नेहरू जी की जेल से करोगे तो कहीं से भी कोई भी व्यक्ति उसको कन्विंस नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति उसको मानेगा नहीं। एक व्यक्ति को काला पानी में वहां पे अमानवीय इतिहास के बाद अब मुद्दे पर भी आते हैं। दूसरे व्यक्ति को मैं आ रहा हूँ सुनिए प्लीज। और दूसरा, इन्होंने जो अभद्र टिप्पणी करी आरएसएस पे, इनको शर्म आनी चाहिए। आरएसएस को आरएसएस की सेवा के लिए, योगदान के लिए 26 जनवरी की परेड में बुलाया गया था, कोई एहसान करने के लिए नहीं बुलाया था। दूसरा, आरएसएस के एक भी कार्यकर्ता का नाम बताइए जो दलाली में पकड़ा गया हो। दलाली जो करते हैं, जीजाजी करते हैं, पूरी पार्टी करती है, उनको दूसरे लोग भी दलाल दिखते हैं। आरएसएस सेवा के लिए है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और विश्व के सबसे बड़े संगठन का जो नेता है, जो नेतृत्व करता है, उनको सिक्योरिटी है, इसीलिए उनको सिक्योरिटी कवरेज दिया गया। लेकिन प्रियंका गांधी जी जो एक प्राइवेट सिटीजन थी, जिनको कोई भी, ना कोई एमपी थी, ना एमएलए थी, ना ही उनके 1000-2000 फॉलोअर्स थे, इसलिए उनको सरकारी आवास दिया गया था। क्यों उनको सिक्योरिटी दी गई थी? क्यों उनको एयरपोर्ट पे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था? आप जवाब देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग खुद मिसयूज कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हैं वो किसी सरकारी आवास में नहीं रहते, किसी सरकारी सुविधा को नहीं लेते, उनको सिक्योरिटी दी गई है। सिक्योरिटी हर एक भारतीय नागरिक का फंडामेंटल अधिकार है, जिनको सिक्योरिटी थ्रेट है और जिनके ऐसा लगता है कि अगर उनको नुकसान हुआ तो देश में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत सारे लोगों के भावनाओं को आहत लग सकती है, तो उनको सिक्योरिटी कवरेज दी जाती है। खेमचंद जी, आपके सवाल आपने जो कहा इसी में ही आपका जवाब भी आ गया, क्योंकि उनको भी सिक्योरिटी थ्रेट था। जिस तरीके से वहां पर इंदिरा गांधी जी का देहावसान हुआ था, उन पर जो अटैक हुआ था, उसके बाद उन लोगों को, पूरे परिवार को सिक्योरिटी कवर मिला हुआ था। सिक्योरिटी, चलो मान लिया सिक्योरिटी थ्रेट था, लेकिन सरकारी आवास देने की क्या जरूरत थी? बंगलो देने की क्या जरूरत थी? वो बंगलो जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है, वो बंगलो का ऐसो आराम और सरकारी सुविधाएं, सरकारी खर्चा, वो देने की क्या जरूरत थी? सिक्योरिटी दे सकते थे, मान लिया सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी दे सकते थे। ये लोग गरीब भी नहीं है, ये लोग ऐसे भी नहीं है कि भाई इनके पास घर नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, ये घर नहीं खरीद सकते, घर रह नहीं सकते, क्योंकि इनको एक परिवार को राजा महाराजाओं की तरह ट्रीट करना है। परिवार की बेटी है तो महल देना ही देना था, इसलिए महल दिया हुआ था। ठीक है कुमार जी, इनके सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही मौजूदा परिप्रेक्ष्य में भी आइएगा जो मुद्दा चल रहा है। अगले साल करीब 7 राज्यों में चुनाव हैं। कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी दिखाई दे रही है? जब छत्तीसगढ़ में आपकी सिरफुटौबल है, राजस्थान में हर बार जरा सी वहां पर हलचल होती है और अशोक गहलोत जी की सांसें ऊपर हो जाती हैं कि पता नहीं कब सचिन पायलट जी वहां पर जाके पायलट बन जाएं बीजेपी में। देखिए, भाई ने कहा कि क्यों प्रियंका गांधी को, मैं बता दूं, आपके भागवत साहब कोई देश के भक्त नहीं है और ना उनका कोई पूर्वज गोली खाया है। मोहन भागवत जी, अगर आप कहते हैं विश्व का संगठन है तो रजिस्ट्रेशन कराइए ना भाई, सदस्यता कराइए ना भाई, ऑडिट कराइए ना भाई, कौन मना कर रहा है? और रही बात, आपने कहा इंदिरा गांधी के लहू से देश सींचा है और देश ने प्रगति इंदिरा गांधी के कार्य, आज जो आप बेच रहे हैं जो बैंकों को, वो इंदिरा गांधी ने ही किया था। आरएसएस का काम है हिंदू मुसलमान करना, आरएसएस का काम है स्त्रियों का सम्मान। यही भागवत जी ने कहा था कि स्त्रियों से घृणा करना चाहिए। क्यों शर्मा जी, जो आदमी देश की आधी आबादी का सम्मान ना करता हो उसको Z+ की काहे की सुरक्षा? और प्रियंका गांधी के पिताजी ने अपने प्राण खोए हैं इस देश के लिए। भाजपा का एक आदमी गोली खाया हो तो बताइए। ठीक है कुंवर जी, ये कौन सी परिभाषा है कि अगर किसी ने गोली नहीं खाई वो तो देशभक्त नहीं?
गोली तो व्यक्तिगत ना लीजिएगा, शायद भगवान न करे आपके परिवार में किसी को खानी पड़े, भगवान न करे मेरे परिवार में किसी को खानी पड़े, तो हम लोग देशभक्त नहीं है क्या? हमने सुरक्षा पर इनने बात करी है। मैंने ये कहा जिसके परिवार में दादी और पिता अपने प्राण दिए हो इस देश के लिए, अगर उसकी सुरक्षा एजेंसियों ने दी है तो क्या दिक्कत है? और क्यों दिया उनको सरकारी बंगलों क्यों दिया? सरकारी ठीक है खेमचंद जी, आते हैं आपको पूरा मौका मिलेगा। वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया, आप उसके बारे में बताएं। अरे तो कंगना रनावत आपकी क्या है? कंगना रनावत को किस लिए सुरक्षा दिए हो भैया? अभी तो यही तो प्रॉब्लम है आपकी। कंगना रनावत एक प्राइवेट सिटीजन है, उनको आपकी महाराष्ट्र सरकार उनकी जान की दुश्मन बन जाती है, उनको सिक्योरिटी दी है, तो आप उनको जी आपने बैठे बिठाए मौका दे दिया। कंगना रनावत के ऊपर किस तरीके से देखा था, सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई थी कि उनका बना बनाया जो घर था उसको किस तरीके से तोड़ दिया गया था, तो उनको लगा था इस पर तो हाईकोर्ट की भी टिप्पणी आई थी। करती ना भाई, आप तो कहते हैं महाराष्ट्र में जाना पाकिस्तान जाने के बराबर, फिर क्यों तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी देते, जो उनका घर तोड़ रहे हैं उनके मुंह तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको महाराष्ट्र में ना घुसने की बात कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी देते। कैसी आपकी सोच है? चलिए और ठीक है, प्रियंका गांधी को आप कंगना रनावत जी से कंपेयर कर रहे हो। प्रियंका गांधी को चलिए ठीक है, आपने बरसों तक महल दिया, जी आते हैं आपके पास, कोमल सिंह जी वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया, किस लिए दिया? आपके पास जवाब आते नहीं। हैं खेमचंद जी, आते हैं आपके पास। कोमल सिंह जी, ये जो अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य चल रहा है, इतिहास पर बहुत सारी बहस हो गई, अभी जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य चल रहा है, आगे आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव है, यूपी जैसे बड़े राज्य में चुनाव है, कांग्रेस की तैयारी कहां लग रही है? कांग्रेस तो आपसी झगड़ों में उलझी हुई दिखाई दे रही है। वो सिर्फ प्रोपोगंडा है, आपको पता है सब। छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं होने वाला, ना पंजाब में कुछ होने वाला, वहां से 30 विधायक आ गए, ये प्रोपोगंडा है? मीडिया वाले पकड़ के जबरदस्ती ले आए या बीजेपी वाले जबरदस्ती वहां से ले आए? अरे सुन लीजिए ना भाई, सुनिए पवन जी, जी, अगर प्रदेश के 50 विधायक दिल्ली आके अपनी बात हाई कमान के सामने रखने तो दिक्कत क्या है? करने दीजिए। आने वाले चुनाव में रणनीति बनेगी। पंजाब में अमरिंदर सिंह चेहरा होंगे, किसी ने कहा क्या? अशोक गहलोत जी वहां काम कर रहे हैं, खूब तो भाजपा ने तोड़ने की कोशिश की, क्या नहीं करते हैं भाजपा के, दुनिया को पता है, आपको भी पता है क्या करती है भाजपा, और कैसे नोट लहराई थी लोकसभा में, ये भाजपा का चरित्र हो सकता है। कांग्रेस ने कभी नोट नहीं लहराया लोकसभा में, याद रखिए। और दूसरी बात, जितना इन्होंने इस बार किसानों के साथ अत्याचार किया 70 सालों में हमने नहीं किया, जितना ये जनता के साथ कर रहे हैं ना, महंगाई में लूट रहे हैं, वो किसी ने नहीं किया। और आने वाले चुनाव की बात है तो पवन जी जान लीजिए, हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा, प्रॉपर चुनाव लड़ेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे सातों राज्य, और इनके कर्म बोलेंगे। जो कोरोना महामारी में उत्तर प्रदेश में लाशें बही हैं, ये हत्यारे वहां सजा पाएंगे। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, आज शाम तक 62 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, ये देश देख रहा है, और ये सब मोदी जी की देन है। आज करोड़ों लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, पोलियो और चेचक भी था भाई। तो सुन लो, ठीक है, कुमार जी आते हैं आपके पास। किसानों का लोन माफ किया था, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा किसानों के अकाउंट में मोदी जी ट्रांसफर कर चुके। 9वीं किस्त है, इसका लगभग 2.25 लाख करोड़ के आसपास का पैसा बैठता है, जो किसानों के खातों में जा चुका है। आपका काम दूर दूर तक मोदी जी के काम के आसपास भी नहीं बैठता। काम करने वाले का काम दिखता है, और खाली गाने वाले का काम वो भी लोगों को एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यूपी जैसे बड़े राज्य में चुनाव है, और यूपी में अभी एक जमीनी मुद्दा बहुत ज्यादा है जो शायद आप लोगों के कान तक नहीं पहुंच पा रहा। वहां पर आवारा जो जानवर हैं, खासकर उसमें गायें और गौवंश, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। वहाँ पर किसानों की फसल जो है, अभी किसानों का मुद्दा उठाया था कुंवर सिंह जी ने, किसानों की फसल जो है वो खा जाते हैं। आरी वाले तार लोगों ने लगाए हुए हैं, अब जब जब पशु घुसने की कोशिश करते हैं तो वो घायल हो जाते हैं। तो दोनों तरीके से नुकसान हो रहा है। अगर तार ना लगाए जाए तो किसान की फसल चली जाती है, तार लगा दिए जाते हैं तो फिर वो जो गौवंश होते हैं वो कट जाते हैं, उन संक्रामक बीमारियां जन्म लेती हैं। ये मुद्दा वहां पर पब्लिक जो है यूपी की ग्राउंड जीरो पर वो ये कह रही है कि गाय ने ही सरकार बनाई थी और गाय ही अब सरकार बिगाड़ेगी। यहां तक बात हो रही है खेमचंद जी?
ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे गांव में भारत की सबसे बड़ी गौशाला है। और क्योंकि अब ये बात बिल्कुल सही है कि जो कॉमर्शलाइजेशन गाय और पशुधन के आसपास था, गौधन के आसपास था, वो कम हो गया। क्योंकि पहले किसान जो नंदी होते थे उनके थ्रू खेती करते थे, अभी नंदी के थ्रू खेती नहीं होती, तो जो उनका कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन था वो कम हुआ है और उसकी वजह से नेचुरल समस्या हुई। समस्या आज की नहीं, समस्या तो बरसों की है। जब से ट्रैक्टराइजेशन हुआ, जब से मशीनीकरण हुआ, तब से नंदियों का उपयोग कम हो गया। लेकिन हम गौधन को कटने भी नहीं दे सकते। हमारी जो सरकार है उसने अलग से फंड की व्यवस्था की है, गौशालाएं बनाई जा रही हैं और नंदियों का उपयोग भी किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे गौशालाओं का ऑडिट भी करा लिया कीजिए कभी-कभी। सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए भी नंदियों का उपयोग किया जा रहा है, आटा पीसने की मशीन के लिए उनका किया जा रहा है, ताकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ये लोग तो क्या है, कट्टी खोल दो, उनको कटवा दो, उनका मांस बेचो और इस तरीके से उनको। वो तो बता रहे छत्तीसगढ़ में गोबर खरीद रहे हैं, अभी वो बता रहे थे। खरीद रहे हैं, अच्छी बात है और उसके लिए वहाँ की सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाय के गोबर में साइंटिफिक बेनिफिट है, इसका ये अगर उनको लगता है कि बेनिफिट उठा रहे हैं तो अच्छी बात है। इसी मामलों के आपके मंत्री है गिरिराज सिंह जी, बिहार से आते हैं। उन्होंने बताया था कि अब क्योंकि नंदियों की जो है वो उपयोगिता कम हो गई है, तो हम इस तरीके की एक टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, एक इंजेक्शन लगा करेगा जिससे मादा बच्चा यानी कि बछिया जिसको बोलते हैं, मादा जो है बच्चा वही पैदा हुआ करेगा। इस दिशा में कुछ आगे बढ़े, कोई जानकारी हो आपको? मेरे पास नहीं है, अगर ऐसा कोई टेक्निकल विकास हुआ है तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी नंदियों का उपयोग प्रैक्टिकल में कम हो गया है और उसकी वजह से प्रैक्टिकल समस्या आ रही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है। कुंवर सिंह जी। पवन जी, भाई कह रहे थे कि हम गौशाला बना रहे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं बिल्कुल फैक्ट के साथ। मध्य प्रदेश में 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी, 3 महीने चले गए लोकसभा के चुनाव में, बचे 12 महीने। 12 महीना में कमलनाथ जी की सरकार ने, मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल जी थे, उनके कार्यों के कारण 12 महीने में 1000 गौशालाएं बनी और एक गाय को एक दिन में 59 रुपए का खर्चा था। और शिवराज सिंह सरकार आए, सारी गौशालाओं को बंद कर दी और एक गाय का खर्चा 50 पैसे निर्धारित कर दिया। अब आप बताइए, इससे नीति और नियत स्पष्ट होती है। और भाई कह रहे थे कि हमारे राज्य में कट रहे, जरा खोल के गूगल पे सर्च कर लीजिए, सबसे ज्यादा जानवर योगी राज्य में उत्तर प्रदेश में कट रहे। और एक बात छत्तीसगढ़ की कहना चाहता हूं, अगर आप दुनिया में आप कहते हैं कि मैं गौ रक्षक हूं और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की रोड पर वही गौ माँ का हर किलोमीटर में एक्सीडेंट से उसकी हत्या हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसी हत्या को बचाने के लिए गोबर खरीदने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूं कि यदि उस योजना को भाजपा भी शुरू कर दे तो ये जो गौ भक्त बने हैं इनका कम से कम कोई माने ना माने पर वो गौ माँ जरूर कहेगी जो एक्सीडेंट और दुर्घटना से बचेगी। ठीक है कुंवर सिंह जी, आपके इस बयान से थोड़ा सा आंशिक सहमत हूं मैं, क्योंकि गाय की कटान ही शायद यूपी में बंद हो गई, इसी वजह से गाय बहुत ज्यादा हो गई हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, हमारे संवाददाता भी वहां से लगातार रिपोर्टिंग करके बताते हैं और मैं भी अपने आंतरिक सूत्रों से जानकारी लेता रहता हूं। बेसिकली मैं यूपी से ही आता हूं, तो वहां पर गायों की कटान की संख्या में कमी आई है, इसी वजह से वहां पर गाय बहुत ज्यादा हो गई है, जो किसानों के लिए समस्या पैदा हो गई है। खेमचंद जी देखिए, आप मेरे को कंप्लीट करने देखिए, छत्तीसगढ़ की ये बात कर रहे हैं, खाली गोबर खरीद के आप गौधन को कॉमर्शियलाइज यूटिलाइजेशन में कर दोगे, ये बहुत ही आप छोटी सोच है। हम क्या कर रहे हैं, गौधन गोबर का भी उपयोग होता है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है गोबर गैस के थ्रू। हम लोग गोबर का छोटा छोटा जो उसको कॉमर्शियली सेल के लिए, ताकि लोग जो हवन करते हैं, सामग्री करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहां पे खरीद सकें। उसके अलावा दूध का उपयोग, नंदियों का उपयोग, हम लोग आटा पीसने की मशीन प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी हम लोगों ने मशीन की है कि नंदियां वो मशीन चला के वो काम कर सके, ताकि उनका कॉमर्शियलाइजेशन यूज भी हो सके। हम लोग किसानों को इंकरेज कर रहे हैं कि उनको सब्सिडी देके कि वो गाय का पालन करें, उससे गोबर को अपने खेतों में उपयोग करें। और जो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि छोटे जो किसान हैं वो मशीन की बजाय अगर नंदियों का उपयोग करके गौधन के थ्रू यदि खेती करते हैं तो उनको लाभ भी होगा। और जो हम आजकल हर जगह देखते हैं कि जहाँ पे हम लोग मशीन के थ्रू या बिना खाद के जो खेती करते हैं,
उसके रेट भी ज्यादा होते हैं और उसका प्राइस भी अच्छा मिलता है। उस ओर भी हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और तेजी से उत्तर प्रदेश में गौशालाओं को अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। और मेरे को पूरा विश्वास है आने वाले समय में जो ये समस्या है, बहुत सारी जगह तो ये समस्या खत्म हो गई है, कुछ जगह भी है, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह समस्या खत्म हो गई है, वो समस्या भी जल्द खत्म हो जाएगी। एग्जिस्टिंग गौशालाओं को एम्पावर किया जा रहा है, नई गौशाला खोली जा रही हैं और इस समस्या को जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये तो जन समस्या की एक बात हो गई, आपका एक मुद्दा हो गया, लेकिन जो आपसी सिर फुटबॉल, जो आपसी गुटबाजी है, इससे कैसे निपटेंगे? ये तो आपकी पार्टी में भी बहुत ज्यादा है, अभी खुलकर सामने नहीं आ पाई। जब योगी जी वहां पर पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य जी के घर उनकी बहू को आशीर्वाद देने के बहाने, तब से जरूर कुछ विराम लगा है, लेकिन इससे पहले साफ तौर पर उनकी नाराजगी भी दिख रही थी। क्या इसका चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, हमारी पूरी सरकार और पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ है, एक टीम के रूप में काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लगातार हम वहाँ पे जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, जनमानस के बीच में जनमानस से संवाद कर रहे हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ खड़ी है, जनता हमसे खुश है और हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी संवाद होता है, डिसेंट भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे पर्सनल बेनिफिट के लिए फाइट नहीं होती, परिवार के बेनिफिट के लिए फाइट नहीं होती और हम लोग सामूहिक निर्णय लेते हैं और जब सामूहिक निर्णय हो जाता है सभी उसको मानते हैं, उसी लाइन में चलते हैं और उसी के अनुसार हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, कुंवर सिंह जी। अब भाई ने कहा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये चुनाव जीतेंगे वो तो समय तय करेगा। सोनार बंगला आपने कहा था, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, वहां भी स्थिति है, केरल में भी कहा, वहां भी स्थिति है, वो तो जनता तय करेगी। वो तो जनता तय करेगी, आने वाला वक्त बताएगा कि आपने क्या काम किया है। वो तो देखिए, लोकतंत्र में जनता इसीलिए होती है, आपके कार्यों का मूल्यांकन करती है जनता, एक एक चीज देख रही है, एक एक चीज देख रही है कि रात को बेटियां जली हैं, एक एक चीज देख रही है कि यदि आपके खिलाफ किसी ने जबान खोल दी तो देशद्रोह का मुकदमा लगा। और आज ही मैं टीवी पे देख रहा था, डॉक्टर कफील के ऊपर जो लगाया गया था एनआरसी और सीए की मीटिंग पे देशद्रोह का, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि आपके खिलाफ जो बोलेगा या तो देशद्रोह में अंदर जाएगा, नहीं तो गोली मार दी जाएगी, जैसे गाड़ी पलटा के। तो ढेर उदाहरण है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं पवन जी कि नीति और नियत अच्छी हो तो जनता चुनती है, वो समय बताएगा, वो तो तय होता है। और आपके यहाँ अगर आपके खिलाफ बोला जाएगा तो आप राज्यसभा की जो है संस्था उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, जैसे गुलाम नबी आजाद के साथ हुआ? देखिए, गुलाम नबी, अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। सर मैं उधर ध्यान दे रहा हूँ आपका, जो G23 जो 23 लोगों की चिट्ठी लिख कर आई थी, वो आपके खिलाफ ही बोले थे ना नेतृत्व के। क्या हाल हो रखा है उनका? तो अभी देखिए यही तो एक बात है, हमारी पार्टी का दरिया दिली है, लोकतंत्र है कि आप बात रखिए और आपकी बात सुनी भी जाती। अभी GOM हमारी पार्टी का एक संगठन बना था कि कौन कहा क्या देखेगा, उसमें गुलाम नबी आजाद जी थे, मनीष तिवारी जी थे, उसमें आपने देखा है। इसलिए हमारी पार्टी ही ऐसी है, भाजपा में रख दीजिए आप बात। लेकिन कुंवर जी, अगर ये आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को जब मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं तो आप लोग कहते हैं कि लीजिए, ये तो इनको साइड लगा दिया, इनको किनारे कर दिया गया। मार्गदर्शक नाम की कोई चीज होती है क्या? अब आपकी पार्टी में ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा हो गया। नहीं, हमारे यहाँ भी मार्गदर्शक हैं, हमारे यहाँ जो वरिष्ठ नेता है हम उनका सम्मान करते हैं, पर तेल में मक्खी की तरह निकाल कर नहीं फेंकते हैं कि मंच में खड़े हो और प्रधानमंत्री जी उनकी तरफ देखे भी ना। हमारे यहाँ बाकायदे सम्मान होता है। और ये जो भाई साहब कह रहे थे, जरा इनसे कह दीजिए कि अमित शाह जी के जो काम है दुनिया देख रही है, जरा जनता के लिए भी कर ले। और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है मेरा कि आए, 7 साल की उपलब्धि मीडिया के सामने भी गिनाए, जरा प्रेस वार्ता कर ले। मन की बात सुन सुन के लोगों के कान पक गए, थक गए, जनता त्रस्त और सुनने वाले पस्त हो गए। ठीक है कैप्टन जी, ये कांग्रेस वाले बहुत सवाल उठाते हैं इस बात का कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते मोदी जी। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत उसको है जो संवाद नहीं करता। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हमेशा संवाद करते हैं, हर बात पे वो खुल के बोलते हैं, हर बात पे वो खुल के विचार रखते हैं।
और आदरणीय संवाद तो सर मेरे हिसाब से वो होता है जब दोनों तरफ से डेटा ट्रांसफर हो, मैं भी बोलूं आप भी बोलो तो संवाद है। अब सिर्फ मैं बोलूं या सिर्फ आप बोलो तो ये तो भाषण हो गया, मैंने बोल दिया आपने सुन लिया, या आपने बोल दिया तो मैंने सुन लिया। ऐसा आप इंटरप्रेट कर रहे हो क्या? मन की बात में हजारों लाखों सजेशन या क्वेश्चन आते नहीं, आप मेरे को बताइए। अगर नहीं आते हैं तो मैं मान लूं कि वन साइडेड है। वैसे ही संसद में जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वहां पे पूरा विपक्ष का लीडरशिप जो बोल लेता है, उसके बाद आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जवाब देते हैं। क्या आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जब वहां पे जवाब दे रहे हैं क्या वो वन साइडेड है? उन्होंने डिटेल में जवाब दिया है, संसद में बार बार जवाब दिया है। जितने भी इनके सवाल थे एक एक सवाल का जवाब दिया है। जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब जब जो हमारे देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है उसमें डिटेल में जवाब दे रहे हैं, एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो संवादहीनता है कहाँ? तो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग करने की व्यवस्था की जरूरत क्या है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को बोलने नहीं देना चाहते, ये संसद में बात रखने नहीं देना चाहते, ये संसद में डिस्कशन करना नहीं चाहते, और तो और ये मंत्रिमंडल का संसद में इंट्रोडक्शन तक नहीं करने देना चाहते। ये चाहते मीडिया पे डिबेट हो, मीडिया पे कानून बने, ये चाहते हैं कि टीवी चैनल्स पे, अरे टीवी चैनल पे डिबेट करने के लिए हम है ना। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को देश ने चुना है संसद में बैठने के लिए, संसद में कानून बनाने के लिए, संसद में चर्चा करने के लिए और संसद के माध्यम से देश को आगे ले जाने के लिए। वो वहां पे अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आप भी करिए। आप में अगर हिम्मत है वहाँ सवाल पूछिए, डिटेल में सवाल पूछिए, बार बार सवाल पूछिए। ठीक है केमचंद जी, आपके अनुसार आप लोगों के लिए मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आपके लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री से नीचे कैडर के लोग हैं उनके लिए है मीडिया चौथा स्तंभ, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए शायद चौथा स्तंभ नहीं है। वो नहीं चाहते कि मीडिया से। आप बात को समझिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए सर्वोपरि है संसद में बातें रखना, संसद में जवाब देना, संसद के माध्यम से देश को आगे चलाना। वो मीडिया को हमेशा सामने रख के अपनी बातें रखते रहे, लेकिन संसद को प्रमुख मान के चलना, ये हमारी जो सरकार है, हमारा जो लोकतंत्र है वो संसदीय लोकतंत्र है। ये संसद का ही अपमान करना चाहते हैं, संसद का ही उपयोग नहीं करना चाहते। ये हर चीज को, कानून संसद में बनता है, कानून आप टीवी डिबेट पे नहीं बना सकते। कानून की जो बारीकियां हैं उसका डिस्कशन संसद में हो सकता है। अभी संसद में तो बोलते नहीं, राहुल गांधी वहां पे बात रखते नहीं, वहां पे कोई सवाल उठाते नहीं, संसद के सत्रों को भी वो ज्वाइन नहीं करते। कभी कभार मीडिया को दिखाने के लिए वो आ जाते हैं। अगर संसद में बात रखें, संसद में क्वेश्चन करें तो देश का भी भला होगा, लिखित में होगा, वो कानूनी भी उसकी मान्यता होगी। टीवी पे डिबेट के लिए हम हैं, आप आओ, हमारी लीडरशिप पे हमारे अध्यक्ष हैं, आपका पार्टी अध्यक्ष है तो हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं, वो आपको चैलेंज करते हैं। आप आइए, किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कशन करिए। आप श्रीमती सोनिया गांधी जी को लाइए, राहुल गांधी जी को लाइए, जिसको भी लाना चाहे आप लाइए। हमारे नड्डा जी आपके किसी भी नेता के साथ डिस्कस करने को तैयार हैं, जो आपका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री है। देखिए, देश की जनता ने प्रधानमंत्री को इसलिए नहीं चुना था कि कोई आपसे वाद विवाद ना कर सके। इसके पहले तो आप बड़ा चिल्लाते थे, अब क्या हो गया? अब लोग आपसे सवाल पूछेंगे इसलिए डर के नहीं आना चाहते। और अब हमारे साथी कह रहे हैं कि नड्डा जी और चड्ढा जी और भड्डा जी पर देश का प्रधानमंत्री चड्ढा को नहीं बनाया है, नरेंद्र मोदी को बनाया है। और देश की जनता को जवाब मीडिया के माध्यम से देना होगा। ठीक है कुंवर जी, आखिरी 10 सेकेंड। वो छत्तीसगढ़ की जनता ने भी भूपेश बघेल जी को मतलब सीएम के फेस पे देखा है। अब टीएस सिंहदेव जी को अगर राहुल गांधी जी लाना चाह रहे हैं तो वहां की जनता फिर किस तरीके से रिएक्ट करेगी? इस पर कोई जवाबदेही रहेगी? पवन जी, अभी बात पूरी नहीं हुई है। मनमोहन सिंह जी कम बोलते थे, सर 10 सेकेंड में छत्तीसगढ़ के ऊपर बात। बाबा कहते थे कोई कुछ, अब क्या हुआ? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। तो अब ये जो है छत्तीसगढ़ का संकट, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये तो अंदरूनी बात है, हमारा अंदरूनी लोकतंत्र है। लेकिन क्या जो 2.5 साल की बात कही गई थी वो वाकई में अब मूर्त रूप लेगी? इस पर रहेगी एएनबी की नजर।